नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़े से कंफ्यूजिंग सवाल आपके इससे बन सकते हैं, लेकिन इसमें जो है पहले मैंने आपको प्रधानमंत्री बताया था, उसके बाद मैंने आपको मंत्री परिषद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है, ठीक, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या डिफरेंस होता है, यह भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी चर्चा किस में करी गई। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो उसका आपको यह जानना है कि वो अनुच्छेद किस में, अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में आपका संविधान में चर्चा की गई है। तो दोस्तों देखिए, मंत्रिमंडल की, मंत्री परिषद की, जो मंत्री परिषद है इसकी चर्चा 74, 75, 76, ठीक है, इसमें की गई है। आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 76 में मंत्री परिषद की चर्चा की गई है। अभी मंत्री परिषद होती क्या है? देखिए, पूरा देश है, देश को चला रहा है कौन? प्रधानमंत्री का मैंने आपको बताया था। डी ज्यूर और डी फैक्टिव जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्रधानमंत्री जब चलाते हैं तो प्रधानमंत्री अकेले नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री को अपनी मदद के लिए पूरी टीम की जरूरत पड़ती है। किसी भी सेक्टर में जब भी आप जो है, जब आप सब इंस्पेक्टर्स बनेंगे, एटीएस, एसटीएफ या फिर कोई भी नॉर्मल लोकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें आपकी टीम गठित होती है, बकायदा टीम बनती है। अदरवाइज आप अकेले नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपको कहीं भी जाना है तो 2-3 लोगों की आपको टीम लेके जानी पड़ेगी। जो टीम का एक अपना महत्व है। ठीक, जब आप ट्रेनिंग में होंगे तो आपको इसके बारे में बताएगा कि किस तरीके से टीम के साथ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन करा जाता है और कैसे बड़े से बड़े, और खासकर एसटीएफ और एटीएस में तो ये चीज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक, कि आप एक टीम वर्क किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों बिना टीम के तो कहीं भी कोई भी वो नहीं है। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में मैंने आपको बता दिया। मंत्री परिषद क्या होती है? प्रधानमंत्री की सलाह, प्रधानमंत्री की मदद के लिए मंत्री परिषद होती है। ठीक है, अब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? इससे क्या क्वेश्चन निकलता है कि मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये सब मिलके मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री दोनों मिलके किसको सलाह देते हैं? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के मोहर से ही साइन से ही सारी चीजें होती है ना, राष्ट्रपति के नाम से ही सारी चीजें होती हैं। तो इस वजह से नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद के अनुसार ही कार्य करेगा। ये ही वर्ड है ना, इसको ध्यान रखना कि मतलब ये बाध्यकारी हो रहा है। दोस्तों जो संविधान होता है ना उसमें कीवर्ड्स का बहुत बड़ा महत्व है अपना। ठीक है, तो अनुसार ही कार्य करेगा मतलब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद द्वारा कहा गया कोई भी काम जो है, कुछ भी है, तो राष्ट्रपति को वो मानना पड़ेगा। राष्ट्रपति एक बार बस, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह जो है एक बार वापस लौटा सकता है, लेकिन दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति को स्वीकार करना ही होगा। अदरवाइज अगर आप नहीं, राष्ट्रपति स्वीकार करने से दोबारा मना कर देता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक हो जाता है, जिसमें कि क्या आएगा? फिर महाभियोग भी लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। नेक्स्ट है आपका, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी। मंत्री की राष्ट्रपति क्या सलाह दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, उसकी जांच जो है वो न्यायालय नहीं कर सकता है। ये चीज संविधान में उसको अधिकार, न्यायालय को अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और फिर प्रधानमंत्री बताएगा कि इस आदमी को वित्त मंत्रालय दे दो, तो राष्ट्रपति जो उसको शपथ दिलवा के मंत्रालय दे देगा। इस तरीके से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? वो भी आपका राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, और प्रधानमंत्री की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री सहित उसकी मंत्री परिषद। अब यहां देखना भाई, अब मान लीजिए जैसे कि इस समय एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, फिर बीजेपी गवर्नमेंट है। अब मान लीजिए जैसे उनके पास 200 विधायक हैं, 200 सांसद हैं मान लीजिए, ठीक है, लोकसभा में 200 सांसद हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे सांसदों को मंत्री परिषद में ले आया जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी भी एक लिमिटेशन दी गई है। वो क्या लिमिटेशन है कि प्रधानमंत्री सहित उसकी मंत्री परिषद, लोकसभा के कुल सदस्य, टोटल सदस्य, ठीक है, इस समय पहले 545 थे, अब 543 हो गए हैं। ठीक है, जो एंग्लो इंडियंस थे उनको हटा दिया गया है। कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे। समझ में आ रहा है आप? ठीक है, लगभग ऐसे मान लीजिए 80-85 के बीच में ही आपको जो है एक तरीके से जितने भी कैबिनेट के वो मंत्री परिषद के मंत्री होंगे, ठीक है, मंत्री परिषद में जितने सदस्य होंगे वो लमसम जो है 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ये कब लाया गया? ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य होता है। दल बदल क्या होता है, पहले आपको यह पता करना है कि दल बदल किस में दे रखा है। दल बदल आपका जो है शेड्यूल 10, ठीक है, जो आपकी अनुसूची 10 है उसमें दे रखा है। जब मैं आपको अनुसूची 10 पढ़ा बताऊंगा, जब दल बदल के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको उसके बारे में डिटेल बता दूंगा। लेकिन अभी आपको यह याद रखना है कि दल बदल के आधार पर यदि कोई सदस्य जो है अयोग्य घोषित किया जाता है तो वो मंत्री के पद के लिए योग्य नहीं होता है। ठीक, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि मंत्री के राष्ट्रपति जो है मंत्री को नियुक्त करता है तो उनको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्री या फिर प्रधानमंत्री को, मंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा, ये सब के सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब भी चाहे वो इनको हटा सकता नहीं। जब तक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति जो है उनको नहीं हटा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। मतलब यह है कि लोकसभा जो है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और मतलब ये कहने का यह है कि मंत्रिपरिषद को जब तक सामूहिक रूप से लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को कोई भी नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद की शपथ दिलवाता है, बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री को दिलवाता है और मंत्रियों को भी दिलवाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वह 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है, 6 मंथ्स के लिए। अगर वो कोई भी सदस्यता उसके पास ग्रहण नहीं है, ना संसद का सदस्य ही नहीं है वो, लेकिन 6 महीने तक वो मंत्री के पद पर रह सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा में एक सीट लेनी होगी। मंत्रियों के वेतन और भत्ते कौन डिसाइड करता है? वो संसद आपकी निर्धारित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां राष्ट्रपति से की जाएंगी। कहने का मतलब जितनी भी इंडियन गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव जो काम होते हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाहियों को सुगम बनाने के लिए तथा मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने संबंधी नियम बना सकता है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएसआई में नहीं आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आया था, यूपीएससी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रपति के पास जो है, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के कहने पर चलता है और ये वो उसके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन ये चीज जो है इसको ध्यान रखना है आपके, राष्ट्रपति मंत्रियों के कार्यों के लिए नियम या संबंधी नियम बना सकता है। कार्यों का आवंटन करना कि आपको ये करना है, तो ऐसे नियम जो है वो बना सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संघ के प्रशासन संबंधी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होते हैं संघ के, केंद्र सरकार के मामलों में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों और विधायन के प्रस्तावों को संसूचित करें। मतलब प्रधानमंत्री जो होता है वो, अगर राष्ट्रपति मांगता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या हो रहे हैं या फिर संसद में किस तरीके का काम हो रहा है, ठीक है, विधायन संबंधी क्या चीज हो रही है, विधायन मतलब लेजिस्लेटिव संबंधी जो चीजें होती है वो क्या हो रही है, ठीक है, उन सब के बारे में जानकारी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता है। नेक्स्ट है, एक मंत्री, कोई भी मंत्री है वो जो दूसरे सदन का सदस्य नहीं है उसको बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उस सदन में मत देने का अधिकार नहीं है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे कोई अगर एक सदस्य है वो लोकसभा का मेंबर है, वो राज्यसभा में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता। वोट वो इसी सदन में देगा, वो वोट भी देगा, वो बोलेगा भी और वो कार्यवाही में भाग भी लेगा। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। और दूसरे सदन में मतलब एक कहने का यह है कि वो वोट नहीं दे सकता। फिर है, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, इसको ध्यान रखना। संवैधानिक का मतलब संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं करी गई है। उप प्रधानमंत्री, जैसे जब आपके श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो जब प्रधानमंत्री बने तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो उप प्रधानमंत्री बने थे। उप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है क्योंकि इसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। नेक्स्ट है आपका, मंत्री जो होता है व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल रूप से जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति उसे शपथ दिलवाता है और उसका चयन, उसका जो है मंत्रालय उसको बांटता है। चाहे वो प्रधानमंत्री कहने बांटता हो, लेकिन साइन तो उसी के होते हैं ना। उसी प्रकार मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखना कि मंत्रिपरिषद में चाहे कोई भी सदस्य
मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य, चाहे राज्यसभा का हो, लेकिन मंत्रिपरिषद के सदस्य, मंत्री का परिषद का सदस्य होने के बाद वो लोकसभा के प्रति पूरी तरीके से उत्तरदायी होगा, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। कंफ्यूज यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं। यदि कोई मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं है, यदि मान लीजिए कोई मंत्री है, वो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं है, तो उसको त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई बोर्ड के मेंबर है, बोर्ड के मेंबर में एक मेंबर जो है वो ये कह रहा है कि नहीं भाई मुझे आपका ये निर्णय पसंद नहीं है, तो नियम ऐसा समझ लीजिए कि जैसे उसको तुरंत त्यागपत्र देकर वो बोर्ड ही छोड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे एक नियम है। फिर देखते हैं मंत्री परिषद की संरचना। मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। आर्टिकल 74-75 में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट। ठीक, मंत्री परिषद जो होती है वो आपका उसकी चर्चा करी गई है 74-75 में, और मंत्रिमंडल कैबिनेट की चर्चा करी गई है आर्टिकल 352 में। अब कैबिनेट मंत्री में कौन कौन लोग होते हैं? कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह, रक्षा, वित्त मतलब होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये कैबिनेट होती है। कैबिनेट मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा समझ लीजिए ये हो गई मंत्रिपरिषद और ये हो गई कैबिनेट। मतलब कैबिनेट मंत्रिपरिषद का ही पार्ट होती है। जो सदस्य मंत्रिपरिषद, जो सदस्य कैबिनेट में होंगे ना, वो सदस्य मंत्रिपरिषद में भी होंगे, लेकिन जो सदस्य मंत्रिपरिषद में होंगे जरूरी नहीं है कि वो सदस्य कैबिनेट के पार्ट भी हो। ठीक, तो कैबिनेट में बहुत बड़े बड़े मंत्रालय, बड़े बड़े मुख्य पद जो होते हैं वो दिए जाते हैं। उसके बाद कैबिनेट मंत्री जो होता है मंत्रिमंडल के सदस्य भी होते हैं। मैंने आपको बताया मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो सारे कैबिनेट। राज्य मंत्रियों को मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए इन मंत्रालयों को छोड़कर पशुपालन मंत्रालय बना दिया, ठीक है, या फिर पशुपालन विभाग बना दिया। छोटे छोटे मंत्रालयों के अंदर भी अंदर जो विभागों में बटा होता है मंत्रालय, उनको जो है राज्य मंत्रियों को दे दिया जाता है। और जिसको मंत्रालय दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए छोटा मोटा कोई मंत्रालय दे दिया जा रहा है, कोल मंत्रालय दे दिया, तो उसमें क्या है, किसी भी राज्य मंत्री को दे दिया जाएगा और उसमें बोल दिया जाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मतलब यह है कि कोल मंत्रालय पर जो मंत्री बैठा हुआ है वो राज्य मंत्री है और उस पर स्वतंत्र प्रभार है, मतलब वही उस मंत्रालय का मुखिया है। और जैसे मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कोई विभाग है तो बहुत सारे मंत्रियों को उन विभागों के ऊपर भी बैठा दिया जाता है। फिर है राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट के पार्ट नहीं होते, याद रखना। राज्य मंत्री किसके पार्ट होते हैं? मंत्री परिषद के पार्ट होते हैं। ये जो मंत्री परिषद में बता रहा हूं आपको, इसके पार्ट होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के पार्ट नहीं होते हैं। जब तक कैबिनेट उनको नहीं बुलाती तब तक वे कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। ठीक है, मतलब राज्य मंत्री जो होते हैं जब तक उनको कैबिनेट नहीं बुलाएगी तब, जैसे मान लीजिए उनके मंत्रालय से संबंधित कोई अगर चर्चा करनी है तब तक वो लोग नहीं जाएंगे, कैबिनेट के पार्ट नहीं होते, वो मंत्री परिषद के पार्ट होते हैं। उप मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि पहले नंबर 1 पे आए कैबिनेट मंत्री, दूसरे पे आए राज्य मंत्री, तीसरे पे आए उप मंत्री। ठीक है, उप मंत्री को, जैसे राज्य मंत्रियों को तो जो है स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय दे दिया जाता है, लेकिन उप मंत्रियों को हमेशा राज्य मंत्री की सहायता के लिए ही रखा जाता है। मंत्री परिषद के सबसे निचले पायदान पर एक संसदीय सचिव भी आते हैं जो कि अन्य मंत्रियों की सहायता के लिए होते ये भी मंत्री हैं, लेकिन किसी मंत्रालय में कोई छोटे मोटे विभाग के अंदर भी, ठीक है, उनकी मदद के लिए इनको बिठाया जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा अंतर मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद क्या है? इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में क्या है? 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद जो होता है वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री से बनता है, लेकिन मंत्रिमंडल में इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसकी चर्चा 74 और 75 आर्टिकल में की गई है और इसकी चर्चा जो है 352 में की गई है। और ये कब करेगा? 44वां संविधान संशोधन जब आया 1978 में, तब यहां पर मंत्रिमंडल की बात करी गई है 352 में। उससे पहले मंत्रिमंडल नाम का कोई शब्द संविधान में नहीं था। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अगर ये आ जाता है स्टेटमेंट में कि मंत्रिमंडल जो है संविधान में, मंत्रिमंडल नामक शब्द संविधान में है, तो वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। 44 में संविधान संशोधन से पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही बात है। और मंत्रिमंडल भी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और है मंत्रिमंडल वास्तविक रूप से, जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होती है, वास्तविक रूप से मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि जो मंत्रिमंडल होता है वो
उसको एक तरीके से समझ लीजिए, किचन कैबिनेट समझ लीजिए। किचन कैबिनेट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे मंत्री जो कि बहुत मुख्य पदों पर हैं, अगर उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया तो वो मंत्री परिषद को भी मानना पड़ेगा। मंत्री परिषद की जो पावर्स होती हैं वो मंत्रिमंडल जो है प्रयोग करता है, और मंत्रिमंडल का कोई भी निर्णय होता है, ठीक, वो संपूर्ण मंत्री परिषद को के ऊपर बाध्य होता है, उनको मानना होता है। दोबारा समझिए कि मंत्री परिषद जो होती है, मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट, मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मंत्री परिषद का पार्ट होती है। जो सदस्य कैबिनेट में होंगे वो सदस्य मंत्री परिषद के भी होंगे, लेकिन जो मंत्री परिषद के सदस्य होंगे वो जरूरी नहीं है कि कैबिनेट के भी सदस्य हों। समझ में आ गया आपको? ठीक है। मंत्रिमंडलीय समितियां क्या होती हैं? मतलब एक तरीके से ये संविधानेतर होती हैं। संविधानेतर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जिसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, संविधान मतलब संविधान में जिसकी चर्चा करी गई है संविधानेतर। हिंदी में संधि विच्छेद कर दीजिए तो संविधान से परे मतलब संविधान से हटके, संविधान में इसकी चर्चा ही नहीं करी गई है, ठीक है, उनको वो मंत्रिमंडलीय समितियां जो हैं वो संविधानेतर होती हैं। स्टेटमेंट में ऐसा बना के दे देगा, ये स्टेटमेंट कहता है कि मंत्रिमंडलीय समितियां संविधान में चर्चा की गई है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस तरीके के स्टेटमेंट देता है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। स्थायी और तदर्थ होती हैं, मतलब ये स्थायी और तदर्थ होती हैं। स्थायी का मतलब होता है जो हमेशा काम करती रहती है, तदर्थ का मतलब होता है जो किसी समय पर ही उनको बनाया जाता है। ये कैबिनेट पर पड़ने वाले कार्य के दबाव को कम करती है। मतलब जैसे कैबिनेट के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ मंत्रियों को लगा के और मंत्रिमंडल समितियां बना देते हैं। जैसे मान लीजिए चीन के साथ संबंधों संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या है कि एक समिति बना दी, कैबिनेट समिति, वो उस पर चर्चा करेगी, सारी रिपोर्ट देगी, और जब कैबिनेट बैठेगी तो उसके सामने रिपोर्ट पेश कर देगी वो। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक आर्थिक नियुक्ति संबंधी मामलों का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मतलब कोई मंत्रिमंडलीय समिति है जो कि राजनीतिक मामलों को देख रही है, आर्थिक मामलों को देख रही है और नियुक्ति संबंधी मामलों को देख रही है, उसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन यदि कोई संसदीय संबंधी मामले देख रही है समिति, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर। दोस्तों इस चीज को ध्यान रख लेना। और अब आपका जो है एक तरीके से ये खत्म, अब शुरू होगी संसद। संसद में आपका थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चिंत रहिए, पेपर में अभी काफी टाइम है। मैंने जो आपसे कह रखा है कि मैं टाइम से सिलेबस करा दूंगा, अपना पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी जिस दिन आप में से सारे, मैं तो चाहता हूं सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। बहुत ही एक तरीके से डबल स्टार लगा के जब आप बुलेट पे घूमोगे तो दुनिया ही आपको निराली नजर आएगी। धन्यवाद।